दोस्तों नमस्कार। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का आज एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर आया है दिव्य पतंजलि आयुर्वेद के संबंध में, जिसमें चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिव्य पतंजलि आयुर्वेद का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हम में से लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, हर दूसरे घर में इस्तेमाल होता है। यह पेटिशन फाइल की थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। पेटिशन फाइल हुई थी लास्ट ईयर अगस्त 2022 में। उस समय एनवी रमन्ना साहब चीफ जस्टिस थे और उनकी बेंच में ये सुनवाई के लिए प्राइमरी स्टेज में आई थी। और उस समय भी जस्टिस रमन्ना साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस थे, बहुत हार्श रिमार्क किया था। इस पेटिशन में जो एलिगेशन दिव्य पतंजलि आयुर्वेद पर लगाए गए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रामक प्रचार बाबा रामदेव ने किया, वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। टारगेटेड, जानबूझकर वो एलोपैथिक पद्धति और एलोपैथिक डॉक्टरों, एलोपैथिक दवाओं पर वो एक टारगेट अटैक कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि आप एलोपैथिक पद्धति की तरफ ना जाएं। लोगों को वैक्सीनेशन, लोग उनका ना करें, वैक्सीनेशन ना करें कोरोना के लिए, बल्कि वो कोरोनिल का उपयोग करें, उनके द्वारा जो दवाई दी जा रही है उनका प्रयोग करें। जो वैक्सीन लगा रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि पहले थोड़ा कोरोनिल खा लीजिए, उससे अपनी थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए। नहीं तो कई बार तो कुछ लोग तो वैक्सीन के द्वारा भी थोड़ा जो शरीर में क्योंकि एंटीबॉडी पैदा करने के लिए रिएक्शन होता है उसको भी नहीं झेल पाते। दूसरा, जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है वो कोरोनिल खा लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसके अलावा तमाम गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए वो जो 100% क्योर होने का जो दावा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वायलेशन है इंडियन डिजीज़ एक्ट का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत वो तमाम तरह के रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार में, और इस चीज़ से बाबा रामदेव और उनके प्रोडक्ट को रोका जाना चाहिए। इस पेटिशन को प्राइमरी स्टेज पर मेंटेनेबल मानते हुए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो सुनवाई की, और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो एक हार्श स्टेटमेंट जाहिर किया बातचीत उसी समय आर्गूमेंट के दौरान, उन्होंने कहा आखिर बाबा रामदेव को हो क्या गया है। ठीक है, वो एक यूजफुल पर्सनालिटी हैं, लाखों लोग उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। जिस पद्धति का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वो उस संबंध में बात करें, पर अपनी पद्धति के प्रचार प्रसार, यानी योग के प्रचार प्रसार, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, आयुर्वेद दवाइयों के प्रचार प्रसार की बात करने को उनको स्वतंत्रता है, पर वो बात करते हुए वो दूसरी पद्धति को जानबूझकर उसकी बुराइयां वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों टारगेट कर रहे हैं, इससे उनको बचना चाहिए। प्राइमरी रूप से सुनवाई करते हुए जब ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये ऑर्डर आया तो लग रहा था कि आने वाले दिनों में जब ये मामला सुनवाई में बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसमें कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे, और बाबा रामदेव की भी लीगल टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। खैर, उसके बाद सारी पार्टियों को इशू नोटिस होता है, सबके जवाब आते हैं, और जो मंगलवार को जो जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र जी की बेंच ने जो ऑर्डर डिलीवर किया है, वो भी इंटरिम ऑर्डर है, और फाइनल ऑर्डर के पहले उन्होंने एक बार जो है केंद्र सरकार के वकील को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जो है उन्होंने एक मौका भी दिया है कि वो संबंध पक्षों से बात करके और इसमें एक सॉल्यूशन के साथ आएँ कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने प्राइमा फेसाई ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि आप टारगेटेड अटैक एलोपैथिक पद्धति पर कर रहे हैं, और जिन बीमारियों को आप क्योर होने की बात कर रहे हैं, आप अनसाइंटिफिक तरीके से मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, और आप तत्काल इमीडिएट अभी तत्काल इसी समय से अपनी इन सारे एक्शंस पर रोक लगाएं, वापस लें सारे प्रचार और प्रसार को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो प्रिंट मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी भी फॉर्म में हैं जिसमें आप तमाम लाइलाज बीमारियों को अपनी दवाओं के द्वारा क्योर होने की जो गारंटी की बात करते हैं उसको वापस लीजिए। अदरवाइज ये कोर्ट ऐसी स्थिति कर देगा कि आपको वास्तव में कहीं भी रिलीफ नहीं मिलेगी। हम आप पे जुर्माना, हैवी जुर्माना, पर प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपया तो लगाएंगे ही, आपकी दुकानें बंद करवा देंगे। इस तरह का हार्श लैंग्वेज ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यूज की है। तो प्रश्न ही उठता है, खैर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर है, अब उस ऑर्डर की तह में, उसकी समीक्षा में फिलहाल हम इस चर्चा में नहीं जा रहे हैं। जब ऑर्डर की मुझे डिटेल कॉपी मिलेगी तो उसके वैधानिक पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। पर अब मुद्दा जिसके लिए हम आपके बीच में चर्चा के लिए आए,
कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी बिरादरी के सेंटीमेंट्स को हर्ट होते हुए और अपनी फार्मा इंडस्ट्री के करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान होते हुए, क्योंकि जब से बाबा रामदेव के ये प्रोडक्ट और बाबा रामदेव की तमाम दवाइयाँ मार्केट में आई हैं, उनका जिस तरह से उद्योग जगत में जिस तरह से उनकी दवाइयों का जो रेशियो बढ़ा है, जो स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, उस देखने से लगता है कि उन्होंने तमाम बड़ा जो है नुकसान पहुंचाया एलोपैथ इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल सेंटर्स को और उस उद्योग जगत को। क्या कहीं वो लॉबिंग तो नहीं इसके पीछे थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पिटीशन को फाइल करने के लिए? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हालांकि बाबा रामदेव के द्वारा जो भी ये क्लेम किए जा रहे थे, इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी थी। अप्रैल 2022 में संभवतः उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव एक तरह से देशद्रोह कर रहे हैं, जो लोगों को जो कोविड के वैक्सीनेशन के खिलाफ भड़का रहे हैं और अपनी दवाओं का प्रयोग करने के लिए जोर देने की बात कर रहे हैं। खैर, केंद्र सरकार का क्या रोल था क्या नहीं हम सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी से एक सॉफ्ट कॉर्नर बाबा जी का भी और बीजेपी की जो सरकार आई उसमें बाबा रामदेव जी का योगदान भी था। प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अपने योग सेंटर्स के माध्यम से उस समय बीजेपी और खासकर विशेषकर मोदी जी के समर्थन में तमाम तरह का प्रचार प्रसार भी किया था, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो फिलहाल हम इस इशू पे आते हैं कि बाबा रामदेव जो पिछले 10-15 सालों से जो बातें जनता के बीच में कर रहे हैं और एलोपैथ की जिन कमियों को उठा रहे हैं, आज ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने भी कहा कि हम इस इशू को एलोपैथिक और आयुर्वेद की हम बहस नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो पेटिशन जिन उद्देश्य को लेके आई है, और अगर मुझे लगेगा कि पेटिशनर इंटेंशनली कुछ इस तरह से प्रचार पाने के लिए या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति किसी संस्था को टारगेट करने के लिए ये पेटिशन लेके आया है, तो हम उसमें भी कड़ा एक्शन पेटिशनर के खिलाफ भी लेंगे। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई कोई आयुर्वेद और एलोपैथ की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रही है, हम पर्टिकुलर इस इशू पर जो 2 इशू बने हैं, इस इशू पर क्या कि वो लाइलाज बीमारियों को जब क्योर कह के बात कर रहे हैं वो गलत है, और क्या एलोपैथ को वो जानबूझकर गलत तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इस इशू पर फिलहाल सुनवाई चल रही है और आगे जो कुछ भी इसमें फाइनल ऑर्डर आएगा उस पर हम आएंगे। लेकिन बाबा रामदेव जो जिस तरह से पिछले 15 वर्षों से लोगों के बीच में आकर के उनको योग के द्वारा तमाम तरह के प्राणायाम पद्धति के द्वारा निरोग रहने का जो फार्मूला दे रहे हैं, वो फार्मूला तो हिट है, उससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, इसके तो एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी इस चीज़ की एहसास होगा। उनके अगर माता पिता कर रहे होंगे, बच्चे कर रहे होंगे, भाई कर रहे होंगे, पड़ोस में घरवाला कर रहा होगा, उनके मोहल्ले में कोई, उनके शहर में कोई ना कोई ऐसा एविडेंस जरूर मिल जाएगा जो कहेगा कि बाबा रामदेव के सुझाए गए रास्ते पर इस तरह से प्राणायाम करने के बाद या इस तरह से योग करने के बाद हमें बहुत सुधार हुआ। और बाबा रामदेव जब से अपने योग शिविर लगाते हैं, या अपने केंद्र में करें या विभिन्न शहरों में जाकर के करें, उसमें वो योग को फॉलो करने के साथ साथ जब से उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर में दवाइयां बनानी शुरू की, वो तमाम बीमारियों का योग आसन और प्लस उन दवाइयों का भी प्रचार प्रसार करते थे। तो उसमें वो ये मुद्दा उठाते थे कि भाई आपके पास हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, हर 3 महीने 4 महीने बाद हो जाता, आप एलोपैथ डॉक्टरी के पास जाते हैं, पर क्या उसका वास्तव में आपको सही इलाज मिल पाता है? आप खुद बताइए, क्या बुखार और जुकाम का भी वो एंटीबायोटिक्स आपको दे देते, कुछ सेट दवाएं आपको दे देते हैं? क्या माइग्रेन का कोई इलाज है? आपके पैर में जोड़ों में क्या दर्द है, क्या इसको आपको परमानेंट इलाज मिल गया? आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, क्या इसको आपको परमानेंट इलाज एलोपैथी ने दे दिया? आपको हार्ट का फेलियर हो रहा है, किसी तरह की चीज़ हो रही है, क्या आपको इसको परमानेंट इलाज मिल गया? इवन कैंसर तक की बात करते थे कि मामला कहाँ से कहाँ तक डायलिसिस स्टेज तक पहुँच गया, क्या उसके बाद कभी वो रिवर्स स्टेज में आया कि आप ठीक होके आए, इसमें कितने प्रतिशत केसेज हैं? इस तरह के तमाम केस स्टडी वो करते थे। फिर वो अपना एक सेट रूल देते थे कि अगर आपको निरोग रहना है, आप बीमार हो गए, आपको ठीक होना है, आप हमारी योग पद्धति को अपनाइए, प्राणायाम को अपनाइए, हमारी दवाइयों को अपनाइए। ये दवाइयाँ लाखों वर्षों से पहले ऋषि मुनि बीमार नहीं पड़ते थे, वो इस तरह से लेते थे। उसमें वो जड़ी बूटियों से निर्मित की हुई दवाइयों का वो फार्मूला पेश करते थे। और इस तरह का फार्मूला पेश करने वाली तमाम संस्थाएं हमारे देश में तमाम वर्षों से हैं, जो काम बड़े इस्टेब्लिश्ड जो हैं संस्थाएं कर रही हैं। और उसमें नया नाम था बाबा के दिव्य फार्मेसी का। खैर, अब हम आते हैं इनके कुछ केस स्टडीज़ पे भी हम आते हैं जो हमने देखी, और जो आपको हमारे इसके साथ इसके तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगे। हमने देखा कि इन्होंने रोमेटेड आर्थराइटिस के इन्होंने तमाम केसेस
भाई तमाम वीडियोस जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वहाँ पर दिए हैं कि तमाम ऐसी बीमारियों के इलाज की बात कर रहे हैं जिसका कोई इलाज हो इस तरह से डायरेक्ट नहीं हो सकता उस दवा से। पर रोमेटेड आर्थराइटिस की बात की थी, इसमें तमाम एविडेंस हम देख रहे हैं। ऐसे वीडियो मुझे मिले कि जो 20 साल से लोगों को रोमेटेड आर्थराइटिस था, उसने इनके योग पद्धति को फॉलो किया और वो ठीक हो। रोमेटेड अर्थराइटिस के लिए बता देता हूँ। रोमेटेड अर्थराइटिस के लिए एक तो गिलोय रात को भिगो दें, सुबह सुबह भिगो करके रात को उसका काढ़ा बनाएं। गिलोय, एलोवेरा, पारिजात आहार श्रृंगार या अपना पीड़ांतकवात, ये काढ़ा बना लो। इसने इनकी दवाइयों को फॉलो किया, वो ठीक हो गया। ऐसे एक नहीं हजारों लोगों के वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सिर्फ बाबा जी के ही वीडियो में नहीं है, बल्कि तमाम न्यूज चैनल के वीडियो में न्यूज चैनल वालों ने लोगों से पूछा और लोगों ने अपनी बात कही। कैंसर के लिए बाबा जी को हमने एक वीडियो में कहते सुना कि सिस्टोग्रीड डायमंड हमने एक दवा इजाद की है और जो हमारे इंस्टीट्यूट में उसमें तमाम तरह की रिसर्च हो जाने के बाद इसके पेपर को हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिया है कि इसका अध्ययन करें, और इसको हमने तमाम जो है इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित भी कराया है। और कह रहे थे कि अब हमने इसकी और एडवांस दवा ओलोग्रीड हमने बना दिया है जो इसमें बेटर ट्रीटमेंट देगा। यही सब चीज़ें हैं जिनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि ये कैंसर के लाइलाज बीमारी के लिए भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो एक क्रोनिक प्रॉब्लम है जिसका एलोपैथी में अब इलाज हो गया है, चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बाबा सिर्फ अपने प्राणायाम के द्वारा और इन दवाइयों को उपयोग करके द्वारा इसके ठीक करने की बात कर रहे हैं, ये अनसाइंटिफिक है, ये क्लेम किया। बाबा का एक हमें वीडियो मिला जिसमें वो कह रहे हैं कि डायलिसिस शुरू होने के बाद ये रिवर्स तो कभी एलोपैथिक सिस्टम में हो ही नहीं सकता है, पर आयुर्वेद में संभव है अगर आप उनके सिस्टम को फॉलो कर लें। जिसकी डायलिसिस पिछले 2 या 3 वर्षों से हो रही होगी, अगर उसने सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया तो उसकी डायलिसिस रुक सकती है, वो नॉर्मल स्टेज में आ सकता है। किडनी की तमाम समस्याओं से अगर वो जूझ रहा है तो आयुर्वेद के पास इसको ठीक करने का इलाज है और एलोपैथ के पास नहीं है। इसके भी विज्ञापन वो बराबर निकाल रहे थे। इसके अलावा जो अल्सरेटिव कोलाइसिस है, कह रहे थे कोई इलाज नहीं इसका एलोपैथ के पास, आप जाइए। कह रहे थे पेट के जितने मरीज हैं देश भर में, जो वीडियो भी सुन रहे हैं, कह रहे थे वो तमाम डॉक्टरों के संपर्क में होंगे, क्या उनकी बीमारी जड़ से दूर हुई? पेट का मरीज रहता है। बाबा अक्सर कहते रहते हैं कि भाई जिसको बीपी है उसको एलोपैथ पद्धति जीवन भर जब तक मर ना जाए बीपी की दवा खिलाती रहती है। आयुर्वेद में कह रहे थे इलाज है कि हम बीपी की दवा छुड़वा देंगे। थायराइड जिसको जो हो जाए, वो बाबा कहते हैं कि इसमें थायराइड की दवा जीवन भर आदमी खाता रहता है, उसकी एमसीजी की डोज बढ़ती चली जाती है, कभी खत्म नहीं होती। वे इन कमियों का उजागर करते थे। खैर, उसके बाद कोरोना के समय की हम बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसमें पूरी बात आ जाए। जब बाबा रामदेव ने उस समय जब कोरोना का पहली फेज आई तो बाबा ने क्लेम किया कि इसका इलाज एलोपैथ में नहीं है, इसका इलाज हमारे पास है। उन्होंने पहले तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की बड़ी चर्चा की, फिर उसके बाद उन्होंने कोरोनिल दवा लॉन्च की। 23 जून 2020 को दवा लॉन्च की बाबा ने जब ये दवा लॉन्च की तो उन्होंने ड्रग लाइसेंस जहां से मिलता है उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया था। फिलहाल तो उनको प्राइमरी स्टेज में शायद इसको एक क्योर दवा, कोरोना की क्योर दवा के रूप में तो इसका लाइसेंस नहीं मिला था। एक तरह का मेरे ख्याल से इम्यूनिटी बूस्टर का इनको लाइसेंस मिला था। खैर, जब इन्होंने दवा की लॉन्च की तो उसमें कौन मौजूद था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी मौजूद थे, परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी उसमें मौजूद थे, यानी केंद्र सरकार के 2 हाई लेवल के मिनिस्टर मौजूद थे, यानी पूरा पेट्रोनेज था। ये दवा का अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और कह रहे थे ये कोरोनिल ही इसकी कोरोनिल और जो एक वटी थी श्वासादी वटी या श्वासारी वटी, कि ये वटी ही का उपयोग करें, अणु तेल का उपयोग करें, आपको कोरोना से बच जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। इस चीज को भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी पिटीशन में लिखा कि इस तरह का अनसाइंटिफिक क्लेम उनके द्वारा कोरोना काल में किया गया। उससे भी बढ़कर और भी एविडेंसेस जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिए, उन्होंने कहा कि जब वैक्सीनेशन चल रहा था, जब इसकी सेकंड लहर के दौरान कोरोना की, तो उन्होंने लोगों से कहा था कि वैक्सीनेशन लेने वाले डॉक्टर पहले कोरोनिल खा लें, उसके बाद वो वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाएं। और उन्होंने कहा था वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होगा, अपने योग पद्धति को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, तभी आप शायद कोरोना से बच पाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का भी मजाक उड़ाने का काम
बाबा रामदेव और उनके पतंजलि आयुर्वेद ने किया है, एक तरह से देशद्रोह का काम किया। इस तरह की लैंग्वेज खैर पिटीशन में है, जैसा हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, सब उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, WHO को रिपोर्ट किया है। उसके तमाम जर्नल्स छपे हैं। इनकी रिसर्च लेबोरेटरी है, पहले रिसर्च करते हैं, तमाम साइंटिफिक इन्वेंशन के बाद ही किसी प्रोडक्ट को वो लाते हैं और किसी भी तरह की वो मिसलीड इन्फॉर्मेशन नहीं करते हैं। उन्होंने सारे एलिगेशन को डिनाई किया। उन्होंने कहा जो कुछ भी बातें उन्होंने कही हैं तथ्यों के आधार पर कही हैं, अनुभव के आधार पर कही हैं, और भारतीय जो ये चिकित्सा पद्धति, जो आयुर्वेद पद्धति है, जो लाखों वर्ष पुरानी है, जो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में जिसका उल्लेख है, उस आधार पर उन्होंने बातें ये साइंटिफिक रूप से कही हैं। एक खैर उनका जवाब है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इनके इन बातों को कितना मानेगा। उनकी इन्हीं तमाम बातों को लेते हुए, उनके स्टेटमेंट्स को लेते हुए तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी सरकार नहीं थी उनके खिलाफ FIR भी हुई, तमाम मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो गए, और जिसमें रिलीफ लेने के लिए बाबा रामदेव ने भी एक पिटीशन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में फाइल कर रखी है, जिसमें तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को भी नोटिस दी गई है। खैर उसकी भी सुनवाई अलग से चल रही है। अब बाबा का कहना था कि भाई देखिए, डेंगू का इलाज आयुर्वेद ने ढूंढ लिया, आज तक नहीं पूरी तरह से डेंगू का इलाज करते करते महीनों हो जाते हैं, आदमी कमज़ोर हो जाता है, और कितना पैसा खर्च करते हैं। खैर ये एक फैक्टर है, और योग निश्चित रूप से कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर कहीं से कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ है, या कुछ जो एलोपैथी के ट्रीटमेंट को लेकर के अगर कोई प्रश्न बाबा उठाते हैं, तो वो एक तर्क और वितर्क का विषय हो सकता है। पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो एलिगेशन बाबा पे लगाए कि वो जानबूझ के एलोपैथ को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता जो भारत की है, आज के समय में जिस तरह से एलोपैथी ट्रीटमेंट पर क्वेश्चन नहीं है, पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अगर इतना कंसर्न था इस इशू को लेके, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस इशू को भी लेके कंसर्न होना चाहिए कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के नाम पर जो निजी अस्पताल जो एलोपैथिक चिकित्सा देते हैं, वो जिस तरह से लूट के केंद्र इस देश में बन गए हैं, उन पर भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कोरोना काल के बाद ऐसे एक नहीं, तमाम एविडेंस आए। अगर बाबा रामदेव इस इशू को उठा रहे थे, तो ये इशू जनता की तरफ से भी है कि कोरोना इशू के बाद एक नहीं हजारों इशू हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट बड़े बड़े 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ट्रीटमेंट देने वाले, उस तरह के जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, उस तरह के यहाँ के नर्सिंग होम हैं दिल्ली में, लखनऊ में, बड़े बड़े शहरों में। वहाँ पर लूट का केंद्र, यानी वहाँ पर लोगों का बिल जो आया है इस ट्रीटमेंट के दौरान 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जो उस समय लोगों के लंग्स खराब हो रहे थे, लोगों ने अपना घर पूरा गिरवी रख के लोग चले गए बड़े बड़े संस्थानों में कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हमारा इलाज होगा। उस इलाज के नाम पर तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या हुआ, ये चीज़ें सरकार की नॉलेज में भी लाई गई, प्रदेश सरकार की नॉलेज में लाई गई। पहली चीज़ वो जो बाबा रामदेव उसी सेंटीमेंट्स को अपने तमाम लेक्चर्स में कहते थे, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। और मैं आपको कुछ इश्यूज मैं इसलिए लाना चाहता हूं कि इसके दोनों पक्षों पे चर्चा हो। अगर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इस पिटीशन पर ये निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से अगर कोई पिटीशन इस संबंध में आएगी कि भारत में कहीं कोई मेडिकल एनार्की इन निजी अस्पतालों पे तो नहीं है जो एलोपैथिक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप वहां पर मरीज को ले जाते हैं ठीक कराने के लिए, और आपको वहां पर इतनी दवाइयां मरीजों को लिख दी जाती हैं, क्या कोई ऐसा कॉकस तो नहीं है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट की एक सच्चाई यह है कि इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया गया। आप जाइए किसी प्राइवेट क्लिनिक पर, सरकारी अस्पताल में जो आप 1000-2000 के खर्चे में काम चल जाता है, वो 1 लाख 2 लाख का बिल आता है। दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल की केस स्टडी है कि डेंगू का मरीज वहां 16 दिन एडमिट रहा, 18 लाख का बिल आ गया, उसके पास पैसे देने की क्षमता नहीं थी और मरीज को बंधक बना लिया गया, उनकी मानवता समाप्त हो गई है। इस तरह के इश्यूज को भी तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम आर्टिकल 32 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत कोई हम पिटीशन फाइल करने जाएं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत। इसको सुमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट क्यों नहीं ले रही है? ये तो पब्लिक डोमेन में है जो मेडिकल एनार्की है। इस इश्यू पे नई चर्चा है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा
कि हम एलोपैथिक वर्सेज आयुर्वेदिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इस सिस्टम की है कि इस तरह के अनसाइंटिफिक रिमार्क आ रहे हैं जो इस तरह की बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई एग्जैक्ट इलाज नहीं आया, उसके क्योर इलाज होने की बात दिव्य आयुर्वेदी पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा की जा रही है। ठीक है, आपकी बात सही है, आपका जजमेंट सर आंखों पे है, बिल्कुल सही है, और इसको पतंजलि आयुर्वेद को मानना होगा। पर इसी के अलावा साइमल्टेनियसली जिस तरह से एलोपैथिक पद्धति में ट्रीटमेंट ना होते हुए भी पेशेंट को वहां पर रख करके लाखों लाखों रुपए का जो बिल निजी क्लिनिक्स के द्वारा बनाया जा रहा है, जो मेडिकल एनार्की की जा रही है, जो आम जनता की लूट की जा रही है इस एलोपैथिक पद्धति में तमाम निजी क्लिनिकों के द्वारा, क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको रेगुलेट करे? क्या गवर्नमेंट को इसको समझने की जरूरत नहीं है कि इसको रेगुलेट करे? इसको भी रेगुलेशन की जरूरत है साइमल्टेनियसली। यानी बाबा रामदेव जी के द्वारा उठाए गए प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसकी जनता भी उठाती है, लेकिन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिया गया डायरेक्शन भी दिव्य पतंजलि पीठ को पूरी तरह से मानना चाहिए। और जोश में बाबा जब आते मस्त मौला अंदाज में है, बेलौस अंदाज में, बाबा को तो आपने देखा था हाथी पे शीर्षासन कर रहे थे, हाथी पे वो पद्मासन कर रहे थे, हाथी पर बैठकर वो इस मस्त मौला अंदाज के हैं बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव तो मस्त मौला अंदाज में जब बोलते हैं, वो तो बाबा हैं तो उस तरीके से कहते हैं, लेकिन अगर आप इसमें इंडस्ट्री में उतरे हैं तो आपको नियम कानून तो सबके लिए बराबर है, आपको भी मानना होगा, आपको भी उन चीज़ों को कहना होगा। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जो कहा है वो चीज़ उन्होंने बहुत सही तरीके से कही है। पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक जायज़ मांग मानने योग्य है, पर जो नाजायज़ तरीके से तमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, जो प्राइवेट नर्सिंग होम के मालिक हैं इस देश में, बड़े बड़े नाम हैं, उनका नाम भी लिया जा सकता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी के जितने हॉस्पिटल हैं, तमाम एक इन्वेस्टिगेशन में सीसीआई की रिपोर्ट में इनका नाम आया था। फोर्टिस अस्पताल का नाम आया, सर गंगाराम हॉस्पिटल का नाम आया, अपोलो का नाम आया, तमाम नाम जो गुड़गांव में और लखनऊ में बड़े बड़े जो सेंटर्स बने हैं इनका नाम आया। ये सब नाम है, सब ब्लैक लिस्टेड है, किस तरह से यहाँ पर मरीजों को लूटा जा रहा है, इनकी तमाम रिपोर्ट है, सीसीआई की रिपोर्ट है। खैर, इस मुद्दे पर, इस पहलू पर हम दोबारा आपके बीच में चर्चा में आएंगे। आपको ये हमारी बहस, आपको हमारा ये विज़न अगर सही लगा होगा तभी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम तमाम केस स्टडीज लेके आएंगे। निश्चित रूप से ये बहस आयुर्वेद और एलोपैथ की नहीं है, कोई भी पद्धति हो, पर स्वास्थ्य सेवाओं को बाजार के हवाले नहीं करना चाहिए। सरकार को भी इस पर नजर रखनी चाहिए।